नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक के क्लास में हमने हिंदी कहानी का जो विकास है उसके विभिन्न चरणों का अध्ययन करते हुए पिछली क्लास में हमने अज्ञेय और यशपाल तक का जो कहानी का विकास है उसका अध्ययन किया था और अज्ञेय के संदर्भ में आधुनिकता की चर्चा की जाती है। उसी आधुनिकता की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने आधुनिक जीवन के जो तनाव और अकेलेपन है उसके बीच की जो संवेदना है और उसमें जो रागात्मकता खत्म हो चुकी है उसके संदर्भ में हमने अज्ञेय और यशपाल का अध्ययन किया था। तो प्रेमचंदोत्तर जो दौर था उसके अन्य कहानीकारों में उपेंद्रनाथ अश्क और रांगे राघव ये प्रमुख हैं। तो अश्क की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसमें कांगड़ा का तेली, डांची और अंकुर ये हैं, और गदल, मृत तृष्णा, पंच परमेश्वर ये सब रांगे राघव की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित और सराही गई कहानी है गदल। अब हम जो कहानी आंदोलन है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रेमचंद और प्रसादोत्तर कहानी के बाद हिंदी कहानी के परिदृश्य पर एक घटना के बाद एक कहानी आंदोलन का रूपाकार लेना था। तो इन सामूहिक प्रयासों में कई तो जो थे वो उर्वर थे और कई अप्रभावकारी भी थे। तो कहानी आंदोलन का जो सिलसिला है वो नई कहानी आंदोलन से शुरू हुआ और जनवादी कहानी इसकी अंतिम कड़ी थी। तो जनवादी मूल्यों की उपस्थिति तो आगे की जो कहानियां हैं उसमें बन रही है, लेकिन 90 के दशक से कहानी आंदोलन का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से थम गया। तो इसी श्रृंखला में नई कहानी आंदोलन की चर्चा हम करते हैं। तो बाद के जो अन्य कहानी आंदोलन हैं उन्हीं की तरह नई कहानी आंदोलन में भी मानक या निर्देश पहले तय करके कहानियां नहीं लिखी गई। इसके रूप आकार लेने के शुरुआती वर्षों में अनेक नए कहानीकारों ने नई प्रवृत्तियां उनके अंदर उभरनी शुरू हुई। आगे चल कर के इनका जो समूह बना वो नई कहानी के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। तो इस आंदोलन का जो दौर है उसका कालखंड चाहे जितना बड़ा रहा हो या जितना छोटा रहा हो, लेकिन इसने एक साथ अनेक रचनात्मक प्रतिभा जो है वो हिंदी कहानी को सुपुर्द की। तो नई कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि में आजादी से जुड़े सपने की जो निराशाजनक परिणति थी उसको देखा गया। तो कमलेश्वर ने भी इनके बारे में कहा कि मेला उठने के तत्काल बाद ही जैसे झंडियां, सूतलियां, बल्लियां, तोरण, अल्पनाएं बिखर जाती है, फैल जाती है, छितरा जाती है, वैसे ही आजादी का ये मेला उठते देर नहीं लगी और चारों तरफ बिखराव, अव्यवस्था ये नजर आने लगा। तो ये जो नवीन परिस्थिति है इसमें युवाओं के सामने नई चुनौतियां भी आई। उन्होंने अपने आप को केंद्र में रखा और समाज, जीवन और कला कौन सी? कहानी कला। तो उसी के अनुसार अपने आप को परखना प्रारंभ किया। तो जो कहानी के मानदंड इससे पूर्व निर्धारित किए गए थे तो नए कहानीकारों ने उनको बदल दिया और कहानीकार को दृष्टा की जगह भोक्ता में बदल दिया। तो अनुभूति की प्रामाणिकता का जो नारा था वो बुलंद हुआ और अनुभूति की प्रामाणिकता को विश्लेषित करते हुए राजेंद्र यादव ने भी कहा था कि अनुभूति की प्रामाणिकता का अर्थ होगा कि हमारा अनुभव अपना भी हो और समाज की बाहरी स्थितियों से प्रमाणित भी। तो नई कहानी के कहानीकारों और जो विचारक हैं उन्होंने अपने से पहले की जो पीढ़ी है उसके द्वारा जो विचार दिए गए या आइडिया दिए गए उसके आधार पर कहानी रचने का एक तीखा विरोध किया उन्होंने। इसके लिए विचार पहले आते हैं, उसके अनुरूप जीवन बना लिया जाता है। तो ये जो मोड़ गढ़ लिए गए थे जो एक तार्किक ढंग से, तो उनका प्रभाव इन पर प्रमुख रूप से पड़ा था। तो नए कहानीकारों को ऐसी कहानियों का स्वर जो है वो पराया लगा और अधिकतर जो कथा साहित्य है उसमें व्यक्ति तो भारतीय थे और स्थितियां भी उनकी भारतीय थी, उनकी अपनी थी, पर उनके जो स्वर थे वो पराये लग रहे थे। तो उनका भविष्य पराया था। जो हमारे इतिहास संबंध जो निष्कर्ष हैं
उसका वो प्रामाणिकता नहीं देते थे उसकी। तो नई कहानी का जो व्यक्ति है तो उसके माध्यम से अभिव्यक्त हुआ, इसे स्पष्ट करते हुए राजेंद्र यादव ने भी लिखा कि हम लोगों ने व्यक्ति को केंद्र बनाया और उस समाज को एक व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की। तो जिस समाज का वह व्यक्ति था, धीरे धीरे लगने लगा कि कहानी न तो कोई निजी वस्तु है जितनी जैनेन्द्र ने बना ली, और ना ही इतनी सामाजिक है कि रांगे, राघव और अमृतरार ने बनाई। तो जो नई कहानी जो संज्ञा है, इसका सबसे पहले जो इसने इस्तेमाल किया था वो दुष्यंत कुमार, जो एक कवि भी हैं और गज़ल भी लिखते हैं। इनके बारे में भी आपने इनकी रचना के बारे में भी पढ़ा होगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, कोई आग निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, कोई शमा जलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। तो ये इनकी कविता है, आपने 12th में पढ़ी भी होगी। तो उन्होंने जो कल्पना पत्रिका है उसका जो 1955 में अंक प्रकाशित हुआ था, जनवरी 1955 में, उसमें इन्होंने एक लेख लिखा था। उसका जो शीर्षक लिखा इन्होंने, नई कहानी, परंपरा और प्रयोग, इस नाम से उन्होंने एक लेख लिखा था। तो जहाँ तक नई कहानी के समय निर्धारण का प्रश्न है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रवृत्तियाँ पहले उभरी, फिर समूहीकरण हुआ और अंत में नामकरण हुआ। तो नई कहानी आंदोलन की जो शुरुआत है सन 50 के लगभग मानी जाती है, और नई कहानी ये नाम उसे 55-56 के बाद दिया जाने लगा था। तो दिसंबर 1957 में प्रयाग में एक साहित्यकार सम्मेलन हुआ था। तो नई कहानी के भावबोध को अभिव्यक्त करने वाली जो प्रारंभिक कहानियाँ थी, उन कहानी संग्रह में प्रमुख हैं नए बादल, जो कि मोहन राकेश की कहानी है, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की कहानी है, और राजा निर्वसिया ये कमलेश्वर की कहानी है। तो इन तीनों संग्रहों का जो प्रकाशन है वो 1957 में हुआ। इस दौर की जो कहानी की विशिष्टता है उसको समझने की दृष्टि से इन संग्रहों की जो भूमिका है उसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा। तो नई कहानी आंदोलन के जो विकास है या नई कहानी का जो विकास है, उसमें भैरव प्रसाद गुप्त का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय समझा जाता है। तो कहानी पत्रिका के संपादक बनने के बाद भैरव प्रसाद गुप्त ने कहानी में आई नई जो रचनाशीलता है उसको बहुत जोश खरोश के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। तो नई कहानी एक व्यापक प्रभाव वाला कहानी आंदोलन था। तो इसमें ग्रामीण बनाम शहरी का विवाद भी चला था। तो प्रारंभ में जो इसका सारा श्रेय है वो शहरी भावभूमि वाले जो कथाकार हैं वो झटकते नजर आए। फिर नई पीढ़ी के कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि ज़्यादातर जो दाग है वो शहरी ज़िंदगी के हैं, तो हमारे गाँवों की ज़िंदगी आज भी उनसे अछूती रही है। तो कस्बों और गाँवों में आज भी इंसानियत का जो बेहतर रूप है वो देखा जा सकता है। तो हिंदी में एक लहर तब ग्राम कथाओं की आई, पर बहुत जल्द उसका जो वेग है वो थम गया। लेकिन आगे चल कर के ये जो अलगाव की स्थिति थी इसका साझापन बढ़ा, और 1957 के जो साहित्यकार सम्मेलन हुए उसमें ग्राम कथा जो लेखक हैं वो शिव प्रसाद सिंह, और जो नगर कथा है उसके लेखक हैं मोहन राकेश या राजेंद्र यादव। तो इस प्रकार के विभाजनों के जो मिथ्या तत्व है उसको स्वीकार करके दोनों ही प्रकार की कहानियों को नई कहानी के अंतर्गत रखते नजर आते हैं। तो ये बात दूसरी है कि चलते चलते अपनी कहानियों के बारे में एक आध दलील वो दे ही देते थे। तो संवेदना का जो भूगोल है वो अलग होने के बावजूद शहरी और जो ग्रामीण कथा है और बदलाव की जो प्रक्रिया है हर जगह सक्रिय रही। अगर कमलेश्वर की जो कहानी है तलाश, उसमें परंपरागत जो नैतिक मूल्य है या जो परंपरागत मूल्य है उनको चुनौती दी जा रही थी, तो शिव प्रसाद सिंह की जो कहानी है कर्मनाशा की हार, उसमें भी गहन अकेलेपन का जो बोध है
कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं और मार्कंडेय की कहानी हंसा जाए अकेला, तो ये सब भी उसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके साथ ही यह भी वस्तु स्थिति है कि भौगोलिक और आर्थिक मानदंड की भिन्नता के कारण दोनों ही जगह की जो समस्याएं हैं या जो अभिव्यक्ति है उनकी भी अपनी विशिष्टताएं हैं। तो शहरी जीवन के जो कथाकार हैं और उनकी जो कहानियां हैं उनका अध्ययन अब हम करेंगे। तो शहरी जीवन के जो कथाकार हैं उसमें सबसे पहले है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, उसके बाद अमरकांत, भीष्म साहनी और शेखर जोशी और निर्मल वर्मा। इनकी एक कहानी प्रसिद्ध रही है चीड़ों पर चांदनी। उसके बाद है मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा और कृष्णा सोबती। तो शहरी जीवन को आधार बनाकर लिखने वाले कहानीकारों की रचनाओं में भी विविधता है। एक और तो राजेंद्र यादव और मोहन राकेश और कमलेश्वर है, जिनकी कहानियों में व्यक्तिगत जीवन और निजी संबंधों का तनाव ज़्यादा है और उनका भी एक अपना सामाजिक दृष्टिकोण भी है। और राजेंद्र यादव की जो कहानी है रोशनी कहाँ है और मलबे का मालिक, और मोहन राकेश की एक ठहरा हुआ चाकू, और कमलेश्वर की जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। जैसे सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की जो कहानियां हैं। और मलबे का मालिक जो है वो मोहन राकेश की देश विभाजन की कहानी है, उसके संदर्भ में लिखी गई कहानी है। और इसके साथ ही अमरकांत, भीष्म साहनी और शेखर जोशी, इनमें जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय सामाजिक संदर्भ है उसका दायरा ज़्यादा विस्तृत देखने को मिला। और उसके बाद जो मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा और कृष्णा सोबती है, ये अपने दौर के इन्होंने स्त्री प्रश्न को अपनी कथाओं में उठाया है। तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, इन्होंने अपने दौर के जो मूल्यगत बदलाव हैं उनको प्रमुखता से उठाया। राजेंद्र यादव की कहानी जहां लक्ष्मी कैद है, उसमें परंपरागत मूल्य और मानसिकता की जकड़न है। लाला अपनी लड़की को घर में कैद किए हुए हैं और उसके पीछे उसकी मान्यता है कि बेटी के घर से बाहर जाते ही उसकी जो संपत्ति है वो खत्म हो जाएगी। और कमलेश्वर की जो देवा की माँ ये कहानी है, उसमें मूल्यगत द्वंद्व दिखाई देते हैं। तो देवा की माँ पति से स्वतंत्र होने और संबंधित होने के बीच जूझ रही है, लेकिन देवा की जो माँ है वो मोहन राकेश की उसकी रोटी जो कहानी है उससे भी आगे की परिस्थिति है। तो उसकी रोटी जो कहानी है उसमें पत्नी अकेलेपन की और उपेक्षा की शिकार होती है और फिर भी वह अपने पति की मंगल कामना करती है। तो परंपरा की जकड़न और जो द्वंद्व है उसको कमलेश्वर की जो कहानी है तलाश, वहां तक स्वतंत्रता की चाह में वो बदल जाती है। तो इस कहानी में जो सुमी है उसकी माँ, जो मूल्यगत बदलाव आते हैं जीवन में, उसका उसमें उन्होंने चित्रण किया है। तो इन कहानीकारों की कहानियों में राजनीतिक सामाजिक संदर्भ भी पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। तो राजेंद्र यादव की जो कहानी है रोशनी कहाँ है, उसमें एक बेरोजगारी और विकल्पहीनता की जो दयनीय स्थिति है, मार्मिक स्थिति है, उसका चित्रण किया गया है। और जो कमलेश्वर की कहानी जॉर्ज पंचम की नाक, उसमें लाल फीताशाही पर प्रहार करती है। और मोहन राकेश की जानवर और जानवर, इसमें जो मिशनरी स्कूल है उसके माध्यम से जो सिस्टम है उसको प्रश्नांकित किया गया है। तो मोहन राकेश की जो एक और कहानी है ठहरा हुआ चाकू, और राजेंद्र यादव की भय और कुत्ते, ये जो शीर्षक की कहानियां हैं उसमें बढ़ते जो लुपिनिज्म है और जो सत्ता और अपराधियों के साठगांठ है उसका चित्रण उसके अंतर्गत किया गया है। उसी प्रकार जो कमलेश्वर की कहानी है दिल्ली में एक मौत, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। तो उसमें संवेदनहीन जो संबंध होते हैं उनका चित्रण किया गया है। उसी प्रकार जो मोहन राकेश की कहानी है आद्रा और मिस पॉल, ये जो दोनों कहानियां हैं इनकी कथा वस्तु व्यक्तिगत जीवन की है, पर उनकी जो पीड़ा है और जो अकेलेपन है उसका सामाजिक संदर्भ बनता है।
जो मिस पॉल है उसका जो सभ्य समाज है उसके मानदंड के अनुरूप नहीं होना उनका एक अभिशाप बन जाता है। मोटी होने के कारण सब उसका मजाक उड़ाते हैं और वे बाध्य होकर के अकेलेपन को चुनौती देती है और नौकरी से त्यागपत्र देकर के कुल्लू के पास एक रायसन स्थान है वहाँ चली जाती है। और आद्रा जो कहानी है उसमें बेटों के बीच बंटी माँ की पीड़ा व्यक्त हुई है। बेटों के बीच बंटी एक माँ की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। तो कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव, इनकी कहानियों में प्रेम और दाम्पत्य के तनाव और टूटन की जो विविध स्थितियां हैं उस पर केंद्रित अनेक कहानियां हैं। और मोहन राकेश की कहानियों में ये जो टूटन है वो पति और पत्नी के बीच की है। ऐसी कहानियों में एक और जिंदगी, आखिरी सामान, सुहागिने और खाली, ये प्रमुख हैं। तो सुहागिने और आखिरी सम्मान का जो संदर्भ है वो आर्थिक है। तो एक और जिंदगी में तनाव का जो कारण है वो निजी स्वतंत्रता की चाह है। तो राजेंद्र यादव की जो कहानियां हैं उसमें एक कमजोर लड़की की कहानी, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, यहाँ इसमें दाम्पत्य जीवन की जो टूटन है और जो तनाव है उसको दिखाया गया है। और जो टूटना इनकी कहानी है उसमें भी ये तनाव दिखाया गया है, पर वहाँ जो संदर्भ है वो आर्थिक और व्यक्तिगत अहम है। जबकि एक कमजोर लड़की की कहानी और किनारे से किनारे तक, इनका जो तनाव है वो तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति के कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसका चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। उसी प्रकार जो कमलेश्वर है उनकी कहानियाँ राजा निर्बसिया, उसमें भी आर्थिक विवशता के कारण पति पत्नी के संबंधों के टूटने की जो परिस्थिति है उसको व्यक्त किया गया है। उनकी जो नीली झील कहानी है उसमें प्रेम का जो त्रासदी है उसका अंत दिखाया गया है। और जो खोई हुई दिशाएं उनकी कहानी है उसमें महानगरीय जीवन की जो एक अजनबीपन की कहानी है उसमें प्रेम और दाम्पत्य के अलग अलग संदर्भों से उसको व्यक्त किया गया है। उसके बाद है अमरकांत। तो मुख्य रूप से जो मध्यम वर्गीय जीवन है उनकी कहानियां अमरकांत लिखते हैं। तो जिंदगी और जोंक जो इनकी कहानी है उसमें रजवा की जिजीविषा और जो मूस कहानी है उसमें मूस की जो अकिंचनता है उसके माध्यम से निम्न मध्यम वर्ग समाज का चित्र भी इन्होंने उसमें उकेरा है। तो मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं की जो तस्वीरें हैं वो अमरकांत की कहानियों में देखने को मिलती है। उसी प्रकार उनकी जो कहानी है दोपहर का भोजन, उसमें एक अभावग्रस्त निम्न वर्गीय परिवार की स्त्री जो है सिद्धेश्वरी, उसके द्वारा घर को हर कंटक से अक्षुण्ण बनाए रखने की जो जद्दोजहद है उसको दिखाया गया है। तो जो डिप्टी कलेक्टर इनकी कहानी है उसमें मध्यम वर्गीय परिवार के युवा की बेरोजगारी और परिवार के बेटे से जुड़े सपने और सपने के टूटने की जो स्थिति है उसमें भी परिवार के द्वारा उसका समर्थन करना, इन सब का एक बड़ा सुंदर चित्र उकेरा गया है। तो पारिवारिक संबंध का ऐसा चित्र नई कहानी में बहुत कम है। डिप्टी कलेक्ट्री और गगन बिहारी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कही जाती है। तो गगन बिहारी का जो युवा है वो संघर्ष करने के बाद नहीं हारता है बल्कि वह पलायनवादी है। उसी प्रकार जो सुख दुख का साथ, ये जो कहानी है उसमें मध्यम वर्गीय मतलब परस्ती का चित्रण किया गया है। तो इनकी जो कहानी है विजेता, उसमें विवेकहीन कुत्सा और बदले की जो भावना है उसका जो घातक परिणाम होता है उसको दर्शाया गया है। और पलाश का फूल, उसमें सामंती जीवन के जो मतलब परस्त जीवन है उस पर कटाक्ष इन्होंने किया है। तो आज की क्लास में हमने जो शहरी जीवन के कथाकार हैं और उनकी जो कहानियां हैं उसका अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख कथाकार हैं राजेंद्र यादव,
कमलेश्वर, मोहन राकेश और अमरकांत, इन सब का अध्ययन हमने कर लिया। तो अगली क्लास में हम भीष्म साहनी और मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, इन सब की कहानियों में जो शहरी जीवन है उसको पढ़ेंगे। तो अब तक आपको जो शहरी जीवन के कथाकार हैं उनकी जो कथन शैली है और उनकी जो कथा वस्तु है उसका अध्ययन आपने किया, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन सब के लिए आपको ये जो कहानियां हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।